नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इस इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यह जो वीडियो है यूपीएससी, यूपीपीएससी, नेट जेआरएफ एग्जाम के साथ-साथ टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी वो अन्य एग्जाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से इतिहास के एक बहुत बड़े सेक्शन जो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है का रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ अपने आगामी एग्जाम्स को देखते हुए प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं अपने इस पहले प्रश्न को चालू करना। मैं आशा करता हूँ कि आपका उपनयन संस्कार हो गया होगा। हमारा यह उपनयन संस्कार डिजिटल उपनयन संस्कार है जिसमें केवल सब्सक्राइब करना होता है और लाइक करना होता है। और पसंद आ जाए दोस्तों के पास शेयर करना होता है। तो फिर देर किस बात की, भी कीजिए अपना उपनयन संस्कार। चलिए, तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यह एक धर्म से संबंधित है ना, वीर शैव परंपरा। इस परंपरा के अनुयायी वाम स्कंद कौन थे? वाम स्कंद पर चांदी के पिटारे, वाम वाम मतलब क्या है? आई थिंक कंधा है ना? स्कंद कंधा, ठीक है? वाम स्कंद यानी कि बाहिने हाथ के कंधे पर वो चांदी के एक पिटारे के रूप में लघु लिंग प्रतीक के रूप में धारण करते थे। उनका विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाते हैं। मृत्यु उपरांत कहाँ पे जाते हैं? शिव में लीन हो जाते हैं तथा इस संसार में पुनः वापस नहीं लौटता। वे दाह संस्कार जैसे अंत्येष्टि संस्कार का पालन अंत्येष्टि होता है ना, ठीक है? अंत्येष्टि संस्कार का पालन नहीं करते हैं। इसकी बजाय वे अपने मृतकों को विधि-पूर्वक दफनाते हैं विधि पूर्वक दफनाते हैं। तो चलिए ये जो 3 कथन दिए हुए हैं, इससे संबंधित 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से एक चुनना है। तो हमेशा की तरह आज फिर मैं हम लोग इस इससे संबंधित जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को पहले जानेंगे, फिर अपने इस प्रश्न को सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए, समय है 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। इसी के समय के आसपास जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक नया धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है? धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व वासवन्ना ने किया। किसने किया? वासवन्ना ने किया। कौन-सा परंपरा है? वीर शैव परंपरा ना? इसका नेतृत्व किसने किया? वासवन्ना, ठीक है? इसने इसका नेतृत्व किया और समय है लगभग 1106 से लेके 68 के बीच में ये वो जो वासवन्ना है, इसका जीवन यापन रहा। ओके, तो इन्होंने ही इसका संपादन किया था इस धर्म युद्ध का। देखिए, ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। वासवन्ना जो थे, यह कलचुरी जो शासक थे, कलचुरी शासक, उनके दरबार में रहते थे। कलचुरी शासकों के दरबार में ये वासवन्ना निवास करते थे, उन्हीं के दरबारी कवि हुआ करते थे। देखिए, जो इनके अनुयायी थे, जो वासवन्ना थे, जिन्होंने वीरशैव परंपरा की शुरुआत की थी और इन्हीं के अनुयायियों को वीरशैव कहा गया। क्या कहा गया? वीरशैव कहा गया और ये लोग लिंग और जो इनके लोग थे, जो इसको धारण करने वाले थे, उन लोगों को क्या बोला गया? लिंगायत बोला गया। लिंगायत ना? तो ध्यान दीजिएगा, जो वीरशैव को वासवन्ना का जो धर्म था उसको पालन पालन करने वाले को वीरशैव कहा गया और जो उसके अनुयायी थे, जो लोग उसको मानते थे, वो लोग लिंगायत भी कहलाए। ठीक है? लिंगायत। ओके, तो ये याद रखना है। चलिए हम थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। जो ये लिंगायत धर्म है ना, लिंगायत धर्म या वीरशैव धर्म है, यह आज भी उस क्षेत्र में, कर्नाटक वाले क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जो इस धर्म के जो अनुयायी होते हैं, वे लोग लिंग की क्या करते हैं? आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। शिवलिंग है ना, उसकी पूजा करते हैं और इस समुदाय में जो पुरुष हैं, जो लिंगायत समुदाय के पुरुष उनके लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने बाएँ कंधे पर एक छोटे से पिटारे में चांदी का पिटारा होता है, उसमें अ, ठीक है? लिंग खुद क्या करते हैं? धारण करते हैं, बाँधते हैं यानी उसपे, ठीक है? और यह एक श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। उन लोगों के लिए क्या है? बहुत ही श्रद्धा है, आस्था है उन लोगों की इसमें और उनमें देखिए, एक भी उनके भिक्षु हैं, वो जो ये शायद उनमें शायद का भी आगे चल के विभाजन हो गया, तो उनमें से एक अलग से समुदाय बन गया, कौन-सा? यायावार अ, वार, यह क्या उसका समुदाय है, अलग से हो गया था। भिक्षु का क्या है? समुदाय है। तो ये लोग धारण करते हैं। यायावार समुदाय के लोग जो लिंगायत समुदाय से हैं, वही लोग इसको धारण करते हैं। चलिए हम थोड़ा-सा और ऊपर चलते हैं। देखिए, जो लिंगायतों का विश्वास है
वो मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु के बाद जो उनका भक्त है, जो इनके अनुयायी हैं, वो शिव में लीन हो जाते हैं। ओके, यानी कि शिव उनको अपने पास बुला लेते हैं, यानी कि वो अब फिर से उनका जन्म और मरण का जो ये सिद्धांत है, जो ये क्रिया है, उससे वो लोग मुक्त हो जाते हैं। एक बार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, तो इस संसार में वो पुनः नहीं लौटते हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है, लिंगायतों का मानना है। इसीलिए वे धर्म शास्त्रों में बताए गए दाह संस्कार का पालन नहीं करते। ठीक है? देखिए, तो इसकी बजाय वे अपने जो मृतक बॉडी होता है, उसको विधि पूर्वक क्या करते हैं? दफनाते हैं। विधि पूर्वक दफनाते हैं। ठीक है? तो याद रखिएगा, ये लोग क्या करते हैं? दफनाते हैं। ओके? और ये जो ब्राह्मणवादी जो कर्मकांड व्यवस्था है, उसका जो दाह संस्कार किया जाता है, वो उसका ये लोग पालन नहीं करते हैं। देखिए, जो लिंगायत थे ना, उनकी जात की जो अवधारणा थी, जो ब्राह्मणवादी कुछ अन्य समुदायों में जात की अवधारणा थी, उसको दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा का विरोध करते थे। दूषित होने यानी कि उसको क्या बोला? दूषित बोला। उसका विरोध किए, यानी जाति व्यवस्था क्या किए? जाति व्यवस्था का विरोध किए। हाँ? तो चलिए, हम अपनी जो हमने ये जो तथ्य जाना है, इस तथ्य के आधार पर चलिए अपने इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, इस परंपरा के अनुयायी वाम स्कंध पर चांदी के एक पिटारे में एक शिव के प्रतीक को धारण करते हैं। यस, क्या करते हैं? धारण करते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, उनका विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाता है तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटता है। ये भी क्या हो जाएगा? हाँ, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं? दफनाते थे ना। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा, वे दाह संस्कार जैसे अंत्येष्टि संस्कार का पालन नहीं करते हैं। ओके, इसके बजाय वे अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं, और ये भी। तो हमारा तीनों ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है मौर्योत्तर काल, यानी कि जब मौर्य वंश का काल जब समाप्त हो गया, उसके बाद जो समय आया, उसी को मौर्योत्तर काल बोलते हैं ना। मौर्यों के काल के बाद। देखिए, मौर्योत्तर काल यानी कि आई थिंक 84 में पुष्यमित्र शुंग ने उनका वृद्धरथ की हत्या की थी ना। ठीक है? तो इसी के आसपास समाप्त हुआ था मौर्य वंश, मौर्य काल। ठीक है? तो मौर्योत्तर काल 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के दौरान शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके? देखिए, शाटक मथुरा में निर्मित एक विशेष प्रकार का वस्त्र था। ओके? क्या था? वस्त्र था। दूसरा, सिक्कों की ढलाई एक महत्वपूर्ण शिल्प था। सिक्कों की ढलाई एक महत्वपूर्ण शिल्प था, और नकली रोमन सिक्कों की ढलाई पर प्रचलित थी। ओके? कुषाण और सातवाहन क्षेत्रों में टेराकोटा का निर्माण प्रचलित था। ये जो 3 कथन दिए हुए हैं, फिर इसमें इसमें भी 4 ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इससे संबंधित जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को जानेंगे और फिर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और मैं आशा करता हूँ, अगर आप वीडियो को एन्जॉय कर रहे हैं, तो इसका प्ले स्पीड बढ़ा लीजिएगा। 1.25 या 1.50 अपनी सुविधा अनुसार इसका स्पीड बढ़ा के देखेंगे, ताकि आपका भी समय बचत हो। देखिए, देखिए जो शक, कुषाण और पहलव, जब मौर्य वंश का पतन हुआ, उसके बाद उससे कुछ और सदियों के बाद, मतलब उसी के आसपास के समय से ही भारत में विदेशी आक्रमण काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसमें शक, कुषाण, ठीक है, क्या थे? विदेशी से। सातवाहन क्या थे? ये भारतीय क्षेत्र में ही हुए थे। कहाँ पे? दक्षिण में, महाराष्ट्र वाले रीजन में, कर्नाटका वाले रीजन में, वहाँ पे सातवाहन वंश था, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। तो इसी इसी समय पीरियड में ही यह शक, कुषाण और सातवाहन वंश का उदय हुआ था। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा? गुप्त वंश आ जाएगा ना। इसके बाद इसी समय के आसपास का, इसके बाद 300 के बाद गुप्त वंश आ जाएगा, उससे पहले ही। ओके, तो देखिए, तो जो ये शक, कुषाण और सातवाहन थे, और प्रथम तमिल राज्य थे, इसी समय के आसपास जो तमिल राज्य थे, कहाँ पे? चोलचेर पांड्य दक्षिण में। तो उस समय भारत में जो था, शिल्प और वाणिज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था। कहाँ पे था? चरमोत्कर्ष पे था। कब? शिल्प उद्योग, शिल्प प्लस वाणिज्य, शिल्प और वाणिज्य।
यह उद्योग क्या था, वो चरमोत्कर्ष पे था, यानी काफी ज्यादा इसका व्यापार होता था। तो ये भारत जो भी व्यापार भी होता था वो क्या था, भारत के ही पक्ष में था, यानी कि भारत के व्यापारी अधिक ज्यादा पैसा धन अर्जित करते थे एज कम्पेयर टू विदेशी। देखिए, जो दीर्घ निकाय है, दीर्घ निकाय में लगभग 2 दर्जन से भी अधिक व्यवसायों का उल्लेख है। इसमें दीर्घ निकाय में, 2 दर्जन से भी अधिक व्यवसायों का उल्लेख है। और जो पूर्व मौर्य युग से संबंधित है, पूर्व मौर्य युग मतलब मौर्य युग जब काल था उससे पहले का भी हुआ है ना दीर्घ निकाय, तो उसके उस मतलब उस समय का भी उसमें 2 दर्जन से भी अधिक व्यवसायों का उल्लेख है। और महावस्तु क्या है, धर्म बौद्धिक ग्रंथ है ना, तो इसमें राजगीर शहर में निवास करने वाले, जो राजगीर शहर था उस समय का, वहां पे 36 प्रकार के श्रमिकों का सूचीबद्ध विवरण मिलता है इसमें, महावस्तु में 36 प्रकार के वहां पे शिल्पी निवास करते थे। और देखिए, जो महावस्तु इस जो महावस्तु था ना यह, इसमें शक, कुषाण और सातवाहनों से भी संबंधित है। इसमें शक, कुषाण और सातवाहन तीनों का इसमें उल्लेख मिलता है। शक, कुषाण और सातवाहन, ये दोनों कहाँ हो जाएंगे, ये उत्तर भारत में हो जाएंगे, ये दक्षिण भारत में हो जाएगा ना। ओके, वो दोनों एक ही समय के आसपास कोलैप्स करके चल रहे थे। ओके, देखिए, अब हम बात करते हैं, इसी समय वस्त्र निर्माण भी क्या था अपने, काफी ज्यादा प्रगति पे था। तो वस्त्र निर्माण और रेशम बुनाई, वस्त्र प्लस रेशम का बुनाई, ओके। और हथियार भी ना, हथियार भी इसमें लोहे का भी क्या हो गया था, लोहे की निर्माण मतलब जारी हो गया था, हथियारों का निर्माण भी प्रगति पे था। और विलासिता की वस्तुएं, विलासिता, विलासिता की जो वस्तुएं थे वो रोमन व्यापारी लेके जाते थे ना वहाँ पे खरीद के, यहाँ से यूनानी लेके जाते थे। ओके, इसीलिए जो यहाँ के जो काली मिर्च है दक्षिण में, उसे यवन प्री भी कहा जाता है। वो लोग वहाँ से सोना चांदी वगैरह लेकर आते थे और यहाँ से मसाले लेके जाते थे ना, ये उन्हें ठीक है ना, यवन प्रिय भी कहा जाता है जो काली मिर्च है। ओके, याद रखना है। देखिए, तो ये क्या थे, ये जो वस्त्र, रेशम, हथियार और विलासिता की जो वस्तु थी, ये क्या थी, काफी ज्यादा प्रगति पे थी। ओके, प्रगतिशील अवस्था में थी। और जो मथुरा था ना, मथुरा मथुरा में वस्त्र का निर्माण काफी ज्यादा होता था ना, जो यहाँ के वस्त्र बनता था उसे साटक कहा जाता था, साटक। ओके, साटक एक प्रकार है वस्तु का, ठीक है, उसे नाम कहा साटक कहा जाता था, जो मथुरा में निर्मित होता था। जिस तरह से आज जीआई टैग मिलता है ना, जीआई टैग बासमती चावल के लिए अलग से और भी अन्य वस्तुओं के लिए उसका पहचान दे दिया जाता है कि उसी क्षेत्र की जो निर्मित वो वस्तु होंगे उसे यही कहा जाएगा ना, तो और कहीं भी उसका निर्माण ना किया जा सके। तो सेम उसी तरीके से कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट उस समय रहा होगा। तो मथुरा में जो वस्त्र निर्माण होता था उसे क्या बोलते थे, शाटक बोलते थे, शाटक। ये याद रखना है ना। देखिए, जो दक्षिण भारत है ना, उस समय दक्षिण भारत के जो शहर थे वहां पर रंगाई, रंगाई भी एक उन्नतशील व्यवसाय हो गया था, शिल्प का। रंगाई, रंगाई भी कहाँ पे, दक्षिण में, रंगाई। ओके, और देखिए जो तमिलनाडु का उरैयूर है ना, तमिलनाडु में उरैयूर, उरैयूर जो वहाँ का एक शहर है, वहाँ पे निर्मित रंगाई कुंड मिला है। क्या मिला है, कुंड मिला है। किससे निर्मित है, ईंट से निर्मित है ना। अभी कैसा है, रंगा हुआ ईंट से, रंगा हुआ ईंट से निर्मित है, कुंड मिला है। कहाँ से मिला है, उरैयूर से मिला है, ये याद रखना है। क्या है, आर्कियोलॉजी का ये सब प्रश्न है। देखिए, और इसी तरह का रंगाई कुंड और भी मिला है तमिलनाडु का अरिकमेडु। ये उरैयूर और अरिकमेडु से क्या हुआ है, मिला है। उरैयूर और अरिक, दो जगह से यह कुंड क्या हुआ है, मिला है। उरैयूर और अरिकमेडु, और ये दोनों दोनों रंगे हुए ईंटों से निर्मित है। ओके, विशेष रूप से ये दोनों स्थल याद रखना। और कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। देखिए, जो इस समय का सीप उद्योग था ना, जो सीप समुद्र से आप मतलब पानी वाले स्थल से मिलता है, तो सीप, सीप उद्योग भी काफी ज्यादा चरमोत्कर्ष भी नहीं, हम नहीं बोल सकते, परंतु प्रगति पे थी। क्या थी, प्रगति पे थी, क्या थी, प्रगति पे थी। सीप उद्योग, सीप, सीप उद्योग। ओके, देखिए, तो
सीप से बने अनेक प्रकार के जो मनके और चूड़ियाँ भी इस समय क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। मनके और चूड़ियाँ, ओके, प्राप्त होती हैं। अब देखिए, इस समय ये सीप उद्योग हो गया और देखिए सिक्का उद्योग यानी किस क्या चीज़? सिक्कों की ढलाई, सिक्कों की सिक्कों की ढलाई भी काफ़ी ज़्यादा प्रगति पे थी। तो इस समय सिक्कों की ढलाई एक क्या थी? महत्वपूर्ण शिल्प हो गया था। इसी समय आहत सिक्कों का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में होता था ना, ओके। उसके बाद जब आ जाएगा गुप्त वंश तो काफ़ी ज़्यादा सोने चांदी के सिक्के ढलाई शुरू हो जाएगा ना, सोने की काफ़ी ज़्यादा वो उसमें ढलाई होता है, इसलिए उसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है किसको? गुप्त वंश को, ओके। तो क्या हुआ, सिक्कों की ढलाई एक महत्वपूर्ण शिल्प हो गई थी ना, अलग-अलग प्रकार के अलग-अलग शिल्प यहाँ पे प्राप्त होते थे। सिक्के प्राप्त होते थे। इसमें स्वर्ण, चांदी, तांबे, कांस्य, सीसा और प्रोटीन से निर्मित बहुत सारे सिक्के इसमें ढाले गए थे। ओके? जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें अलग से, तो उस समय के जो इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अर्थव्यवस्था जो आएगा उस समय का, हम लोग उसमें देखेंगे। अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि क्या चीज़? स्वर्ण, चांदी, तांबे, कांस्य, सीसा और प्रोटीन से निर्मित बहुत प्रकार के सिक्कों की इसमें प्राप्ति होती है। ओके? देखिए, जो कारीगर थे ना उस समय, जो विदेशों में जो सिक्का निर्मित होता था जैसे रोमन साम्राज्य में, तो उसका भी वहाँ पे लोग नकल किया करते थे। रोमन का भी क्या करते थे? नकल किया करते थे, भारत में होता था, ठीक है? उस पुरातात्विक साक्ष्यों से इसका अवशेष मिला है। देखिए, इस काल में विभिन्न सिक्कों के साँचे उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, सिक्के ढालने के साँचे। ओके? ओके? देखिए, ये हो गया सिक्के की और अब बात आता है टेराकोटा का। टेराकोटा, टेराकोटा उसे बोलते हैं यानी कि मिट्टी से निर्मित बर्तन, मिट्टी की बर्तन, मिट्टी के बर्तन, ओके, इसी को क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा याद रखना है। तो देखिए, टेराकोटा क जो सुंदर आकृतियों में ना, सुंदर आकृतियों का निर्माण शहरी हस्तशिल्प का पूरक था। यानी शहरी हस्त जहाँ भी शहर शहर होता था, उसका यह पूरक था। यानी उसका पूर्ति करने के लिए एक प्रकार से टेराकोटा का वहाँ विकास हो ही जाता था, ओके। तो टेराकोटा याद रखना है, ये शहरी की शहर क्या है? एक प्रकार से पूरक है, यानी कि शहर का जो अ, अवधारणा है ना, उसको पूरा करने के लिए इसका ज़रूरत था टेराकोटा, ओके? उसका यह भाग है। और देखिए जो यह काफ़ी बड़ी मात्रा में भी पाया भी जाता है। उस समय के समकालीन इतिहास बहुत अलग-अलग स्थलों पे प्राप्त भी होता है। जो मौर्य युग में था ना, एनबीडब्ल्यू टाइप के, नॉट ब्लैक पेंटेड वेयर, यानी कि जो अगर इस टाइप के यानी कि जो बर्तन है, क्या था? काला होता था, काला पालिशदार होता था ना, काला पालिशदार होता था और चमकीला होता था। इस तरह के जब भी बर्तन कहीं भी मिलेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे कि मौर्य काल के, मौर्य काल के है। इसके बाद आ जाएगा आई थिंक दूसरा मृदभांड नहीं, दूसरा मृदभांड आ जाएगा, ठीक है? उसपे उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। ये क्या है? ये मौर्य काल से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। तो हम जान जाते हैं कि यह जो बर्तन है, यह मौर्य काल में ही प्राप्त हुआ है। चलिए, तो इस समय ये लगभग जो ये सिक्के थे ना, जो सॉरी जो टेराकोटा है, टेराकोटा काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रचलित है, कहाँ पे? कुषाणों में। कुषाण और जो सातवाहन के वो साम्राज्य थे, कुषाण प्लस सातवाहन, उन दोनों के जो क्षेत्र थे, वहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में ये बर्तन पाए गए हैं, टेराकोटा पाए गए हैं, जिसमें नलगोंडा नलगोंडा एक स्थल पुरातात्विक स्थल है और नीलेश्वरम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अच्छा एक चीज़ देखिए, तो मतलब इसमें टेराकोटा क्या था? काफ़ी ज़्यादा प्रगति पे था, इसके बहुत सारे साँचे भी प्राप्त हुए हैं और ये सब क्या चाक पे निर्मित होते थे ना, चाक निर्मित होते थे। चाक, ये जो चक्की होता है ना, चक्की, पत्थर का एक चक्की होता था, उस पे निर्मित किया जाता था। ठीक है? देखिए और देखिए जो कारीगर होते थे, वो कारीगर अपना एक संघ बना लेते थे। तो कारीगर मिल के अपना एक संघ बना लेते थे, जिसे क्या बोला जाता है? सिरडी बोला जाता है। यानी कि कारीगर एक संघ बना लेते थे, जिसे सिरडी बोला जाता है। तो ये याद रखना है, इज सिरडी, सिरडी। चलिए हमने कुछ बहुत सारे तथ्यों का इसमें डिस्कशन किया है, तो उसके आधार पे अपने हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। साटक मथुरा में निर्मित एक प्रकार का वस्त्र था। यस, ये क्या था? एक प्रकार का वस्त्र था। दूसरा, सिक्कों की ढलाई एक महत्वपूर्ण शिल्प था। सिक्कों की ढलाई एक महत्वपूर्ण शिल्प था और नकली रोमन सिक्कों की ढलाई भी प्रचलित थी। रोमन सिक्कों की ढलाई भी प्रचलित थी। यस, ये भी सही है। कुषाण और सातवाहन क्षेत्रों में टेराकोटा का निर्माण प्रचलित था। टेराकोटा का निर्माण प्रचलित था।
अभी हमने सबसे नीचे यही वाला बिंदु डिस्कशन किया था ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं 1 और 2 और 3 तीनों कथन क्या है? सही है। तीनों कथन सही है और हमसे सही पूछा भी है। तो फिर चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न का डिस्कशन काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आशा करता हूँ आप एन्जॉय एन्जॉय भी करते होंगे काफ़ी ज़्यादा। अगला है मराठा साम्राज्य, मराठा राजस्व, ठीक है? सॉरी, मराठा राजस्व। मराठा राजस्व निर्धारण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? चौथ और सरदेशमुखी आएगा ना इसमें, ठीक है? चौथ एक क्या था? कर था। चौथ एक कर था जो कुल भू राजस्व पर नाम मात्र 1/4 वसूला जाता था। चौथाई वसूला जाता था, यानी कि 1/4। ओके। सरदेशमुखी उन भूमियों पर 10% का अतिरिक्त कर था जिन पर मराठों ने अपना वंशानुगत अधिकारों का दावा किया। दोनों कर केवल मराठा साम्राज्य में वसूल किए जाते थे। दोनों कर केवल मराठा साम्राज्य में वसूल किए जाते थे। चीज देखिएगा, अगर आपको लग रहा होगा ना दोनों कर केवल मराठा साम्राज्य में वसूल किए जाते थे, अगर आप हिस्ट्री का वो वाला सेक्शन पढ़ोगे ना, जो मराठा साम्राज्य जैसे शिवाजी महाराज के बाद जो आए, पेशवा भोसले सिंधिया, उससे पहले के, ठीक है ना, शिवाजी के बाद वाले जो कौन थे, बाजीराव, बाजीराव प्रथम ना। तो उस समय जो चौथ और सरदेशमुखी काफी बड़ी मात्रा में वसूली की जाती थी। आपको याद होगा कि उसी समय उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ठीक है, और भी कई अन्य क्षेत्रों में जो मराठा थे, सॉरी हाँ, उड़ीसा बिहार वाले क्षेत्र में ही वहाँ पे जो मुस्लिम शासक थे और उनसे और जो मराठा शासक थे, भिड़ंत हुआ था ना, कि जो चौथ और सरदेशमुखी है, तो आप दोनों प्रकार के केवल दोनों का जो दोनों कर है, चौथ और सरदेशमुखी, दोनों कर केवल मराठा साम्राज्य में वसूल किया जाता था। आप इसे देखते ही वो गलत कर सकते हैं, क्योंकि इसी के लिए, इसी कर की प्राप्ति करने के लिए तो वो विदेशी विदेशी राजाओं पे आक्रमण करते थे, तो उन्हें अपना हिस्सा बनाते थे। ओके, उन्हें आक्रमण करते, उनसे उनसे वसूली करते थे। तो इसीलिए ये वाला तो आप देखते ही गलत आई थिंक कर सकते थे। अगर एक चीज़ देखिए, अगर ये आप ये गलत कर देंगे, ये वाला गलत कर देंगे, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। केवल बचेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। परंतु हमें ये तो हो गया ट्रिक, इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए हम इसी से संबंधित तथ्य हैं, पहले तथ्यों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपने इस प्रश्न का आंसर हमने निकाल चुके ही हैं। तो फिर चलिए डिस्कशन करते हैं अपने इससे संबंधित तथ्यों को। तो ध्यान दीजिएगा, जो चौथ है, चौथ नाम से ही लग रहा है कि क्या है? चौथ मतलब 1/4। चौथ मतलब 1/4 यानी कि केवल 25%। 25% भाग ही वसूल किया जाता था। ये जो चौथ है, ये संस्कृत से बना है ना, संस्कृत में इसका अर्थ होता है क्या? चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब जो होते हैं ना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, तो 4 भागों में बाँट दिया जाता था। तो वही उसी तरीके से कॉन्सेप्ट ये भी है। तो चौथ मतलब 25% या 1/4 भाग कर के रूप में वह वसूलते थे। ये जो चौथ है, यह एक प्रकार का क्या था? शुल्क था या कर था, जो भारत में 18वीं शताब्दी, यानी कि जो औरंगजेब कब था? 1757 में था ना, 1757 से पहले ही था। ओके, तो उस समय, सॉरी, 1757 में तो वो हुआ था ना, 1657 आई थिंक ना, 1657। ओके, उस समय औरंगजेब गद्दी पे बैठा, तो उसी के बाद शिवाजी के साथ उसका काफी ज्यादा भिड़ंत भी होता था ना, शिवाजी के साथ। तो वही वाला समय पीरियड है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में मराठा साम्राज्य का मराठा साम्राज्य में इसका वसूली किया जाता था। कौन सा? इसका चौथ का। कहाँ पे? मराठा साम्राज्य में इसका वसूली किया जाता था। देखिए, जैसा कि नाम से ही विदित है कि क्या इसका 1/4 जो यानी कि 25% मात्र वसूला जाता था। देखिए, इस कर के निर्धारण के लिए और संग्रहण के लिए शिवाजी ने सर्वप्रथम दावा किया था कि जो इनका परिवार है, वह वंशानुगत रूप से कर का क्या करते थे? कर वसूली करते थे। तो उसी दावा को इन्होंने आगे बढ़ाते हुए इसका निश्चित कर दिया कि चौथ के रूप में 25% कर वसूला जाएगा। का एक प्रकार से पारिवारिक वो हो गया था ना, वंशानुगत अधिकार हो गया, जहाँ पे उनका क्षेत्र था वहाँ पे यह कर वसूला जाता था। ओके, चौथ वसूला जाता था। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था, महाराष्ट्र भी उनका क्या था? वंशानुगत अपना क्षेत्र मानते थे, और जो कर्नाटका वाला क्षेत्र था, वहाँ पे भी वो वंशानुगत क्षेत्र मानते थे और वहाँ पे चौथ का वसूली करते थे। अब देखिए, जो सरदेशमुखी था ना, ये तो हो गया चौथ हो गया। दूसरा सरदेशमुखी,
ये भी एक प्रकार से वंशानुगत ही मानते थे, परंतु ये विदेशी विदेशों पे आक्रमण जो उस समय का क्षेत्र था उसे अपना देश मानते थे, और बगल वाले जो राज्य था, स्टेट था, उसे अलग देश मानते थे। वो लोग ऐसा उन लोगों का आई थिंक मानसिक जोड़ी बोल सकते हैं। हाँ? तो वो लोग जो विदेशों पे आक्रमण करके वहाँ वाले जो क्षेत्र से वसूली करते थे वो सरदेशमुखी। देखिए, तो सरदेशमुखी उन भूमियों पर चौथ के रूप में 10% अतिरिक्त यानी कि 25% तो वसूली करते थे, और 10% अतिरिक्त लेते थे, यानी कि चौथ प्लस सरदेशमुखी, यानी 25 10% और ले लेंगे तो 25 10 35% वो लोग लेते थे। हाँ? 10% अतिरिक्त लेते थे। ये चौथ तो ये वसूली करते थे, और 10% और अधिक भी ले लेते थे। देखिए, जिन पर मराठों ने अपना वंशानुगत अधिकार का दावा किया, जहाँ पे वंशानुगत अधिकार का दावा किया, विदेशों पे आक्रमण करते थे, वहाँ पे अपना वंशानुगत अधिकार का दावा करते थे, और उनसे चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे। ठीक? चौथ और सरदेशमुखी वसूलते थे। ध्यान दीजिएगा, जो चौथ है केवल अपनी उसी क्षेत्र पे करते थे जो वंशानुगत उन्हें प्राप्त था, जो उनका निश्चित था। परंतु जो सरदेशमुखी है वो विदेशों पे जब आक्रमण करते थे, वहाँ पे अधिकार का दावा करते थे, वहाँ चौथ और सरदेशमुखी दोनों वसूलते थे। हाँ? हालाँकि देखिए, जो इनका क्षेत्र था ना ये वसूलने का, जो चौथ और सरदेशमुखी है, ये दोनों वसूलने का जो क्षेत्र है, ये मुगलों से भी प्राप्त किए। मुगल से भी वसूला था। मुगल से भी इन्होंने वसूला। ओके। और जो निकटवर्ती क्षेत्र थे उनसे भी वो क्या किए थे, उस समय संग्रहित किए थे। ओके। तो याद रखिएगा, ये केवल मुगल साम्राज्य में ही वसूल किए जाते थे, नहीं ऐसा नहीं है ना। तेरा गलत हो गया। दूसरा, सरदेशमुखी उन भूमियों पर 10% का अतिरिक्त कर था जिन पर मराठों ने अपने वंशानुगत अधिकारों का दावा किया। यस, ये भी सही है। चौथ एक कर था जो कुल भू राजस्व पर नाम मात्र 1/4 वसूल किया जाता। तो सही ही। ओके। तो इस तरह से हमारा दो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही हो गया, और ऑप्शन ए सॉरी कथन 1 और कथन 2 सही हो गया, और ऑप्शन ए इस तरह हमारा सही हो जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने, आशा करता हूँ कि आप ये जो चौथ है और सरदेशमुखी काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। फिर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म में देवता के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। देवता के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया है। जिन से नीचे रखा गया है। अगर आप जैन धर्म पढ़े होंगे ना, तो आप इसे देखते ही सही कर सकते होंगे। क्या कर सकते थे? सही कर सकते थे। अभी हम इसे समझे, चलिए अभी और डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है? जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। हमसे पूछा क्या सही नहीं है, क्या सही। अच्छा, इसमें से गलत कौन है, ये पूछा है ना, गलत कौन है, ये पूछा है। देखिए, मैं कंफ्यूज हो गया था, इसी नहीं किया था। देखिए, जो जिन से नीचे है, आप देखे होंगे कि उस समय जो जिन लोगों का मठ होता था ना, वहाँ पे जो जिन से संबंधित उन लोगों को ऊपर, उनका ऊपर फोटो लगा होता था, और उससे नीचे देवी देवता का लगा होता था। इसीलिए जो उस समय के ब्राह्मण थे लोग थे, और लोग कट्टरता हो गई थी ना, इसी से हम लोग में जो ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें क्या, जैन धर्म में हिंदू धर्म का ही भाग है, तो उसमें देवता को ऊपर माना जाता है, उसके नीचे आते हैं ये जो साधु संत हो गए। लेकिन उसमें जैन धर्म में वो लोग साधु संत को ऊपर मानते हैं, और जो भगवान है उन्हें नीचे मानते हैं। ओके। तो इस आधार पे ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो सही है, हम इसे देखते ही सही मान सकते थे। अगर ये सही है, ठीक, हमसे पूछा क्या है, सही नहीं है, कौन कौन सही नहीं, तो एक इसमें ये नहीं होगा। चलिए, दूसरा, देखिए हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं ना। जो जैन धर्म के में देवता के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, जो जैन धर्म है, जैन धर्म में देवता के अस्तित्व क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि देवता का अस्तित्व क्या किया है? स्वीकार किए हैं लोग। देवता अस्तित्व, चलिए देखिए, देवता का अस्तित्व इन लोगों ने स्वीकार किया, किंतु जो देवता का अस्तित्व है उसे जीन से नीचे रखा। जीन ऊपर था, इनके जो सिद्धांत जीन ऊपर और उससे नीचे देवता। जीन वही लोग हैं जिन लोग जो लोग क्या हो गए हैं, विजेता, एक बार से प्राप्त हो गए, विजेता हैं वो लोग, जिन लोगों जिनको एक बार से जो कर्म के बंधन है, जो कर्म के बंधन है उससे मोक्ष की प्राप्ति कर लिया है।
क्या कर लिए? मोक्ष की प्राप्ति कर लिए थे, वही लोग जिन होते थे, वही लोग जिन होते थे। जैसे कौन हो गए? अ, महावीर स्वामी हो गए ना, और भी जितने वो 24 तीर्थंकर हैं, वो लोग क्या है? जिन हैं। वो लोग जी उन लोगों को जिनत्व प्राप्त हुआ है। देखिए, जिन का अर्थ होता है क्या होता है? विजेता। जिन का अर्थ होता है विजेता। चलिए, ये देखिए और हम आगे चलते हैं। जो जैन जैन धर्म है ना, वो जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मणों में वर्ण व्यवस्था थी, उसका विरोध नहीं किया। जैन धर्म ने जो जातिवाद का विरोध नहीं, वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं किया। याद रखिएगा। कौन? जैन धर्म। वर्ण व्यवस्था, इसका विरोध जैन धर्म ने नहीं किया। जैन धर्म ने इसका समर्थन किया है, परंतु बौद्ध धर्म ने इसका विरोध किया है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो जैन धर्म में महावीर स्वामी थे, वो मानते थे कि जो निम्न कुल, जो निम्न जातियाँ हैं, जो जैसे इसमें अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ पा रहे होंगे। जो जिसमें निम्न जाति का दर्जा जिनको दिया गया है, उनके पूर्व कर्म यानी पिछले जन्म में किए गए कर्मों का क्या है? फल है। पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल है। इस आधार पे उन्होंने जाति व्यवस्था का भी समर्थन किया। इस महावीर स्वामी ने, देखिए, उन्होंने जो चांडाल थे, जो जो बहुत ही निम्न निम्न वर्ग के वर्गों में माने जाते हैं जो चांडाल, परंतु वो है नहीं। रियलिटी में वो कुछ है नहीं है, सब मानव ही है। ओके, तो चांडाल वर्ग थे, उनमें उनमें मानवता का जो मानवीय गुण है, उसका होने का इन्होंने दावा किया कि उनके अंदर भी क्या है? संभव है, मानवीय गुण उनके अंदर भी है। जो वो लोग शुद्ध व अच्छे आचरण यानी शुद्ध और अच्छे आचरण से युक्त जीवन के सहायक माध्यम से जो निम्न जातियाँ थीं, वो लोग भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे। वो लोग भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे। तो वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन तो किया, परंतु उन्होंने जो निम्न कुल के यानी कि जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होने का दावा किया। इससे एक शुद्ध व स्वच्छ आचरण आचरण के रूप में जीवन जीने से उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा महावीर स्वामी ने कहा था। अब देखिए, मोक्ष का अर्थ है जो सांसारिक बंधन है, मोह माया है, उससे क्या करना? बंधनों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष की प्राप्ति है। अब देखिए, और जो ब्राह्मणवादी जो कर्मकांडी व्यवस्था है ना, उसको नहीं करना है, उसको फॉलो नहीं करना है, तो भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। महावीर स्वामी जी ने कहा था। देखिए, जो जैन धर्म में है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये जो तीनों है ना, ये तीनों शब्द त्रिरत्न कहा जाता है। ये भी सही है और ये भी सही है। हमने जो डिस्कशन किया, उसके आधार पे देखिए तो हमारा क्या है? ये भी सही है और पहला और दूसरा दोनों सही है। हमसे पूछा क्या है? कौन सही नहीं है? यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देना है। जब भी पेपर देने जाना है, तो इससे पहले हमें अंडरलाइन कर लेना है। पहले अंडरलाइन कर लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो ये क्या जगह, यानी कि दोनों दोनों क्या है? सही है। आपसे पूछा है कि कौन गलत है? तो ना तो एक गलत है, ना ही दूसरा गलत है, यानी दोनों नहीं गलत है, यानी कि दोनों दोनों सही है। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, हमारा अगला प्रश्न जो है, भारत की लोक परंपरा, लोक परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लोक संगीत दिया हुआ है और संबंधित राज्य दिया हुआ है। बताना है इसमें से कौन सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है, हमें यही बताना है। तो पहला है छकरी। छकरी यानी छकरी कहाँ पे? पंजाब में होता है क्या? हमें बताना है। मुक्था, आंध्र प्रदेश। दसकठिया, कर्नाटक। तो चलिए, ये जो है, इसके बाद हम पहले छकरी, बुकथा और दसकठिया तीनों के बारे में जो संबंधित तथ्य हैं, तथ्यों को जान लेते हैं, फिर उसके बाद अपने इस प्रश्न को चालू करेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये क्या है? लोक परंपरा। लोक परंपरा यानी फोक, फोक यानी कि जो जनता में प्रचलित होता है, और कुछ शास्त्रीय होता है। क्या है? शास्त्रीय होता है, शास्त्रीय परंपरा। क्योंकि जो शास्त्रीय परंपरा है, ये इसकी उसको फॉलो करने के लिए, जैसे कथकली, कथक और भी कई सारे डांसेस है ना, वो शास्त्रीय है। यानी कि उसको पहले करने के लिए उसकी जो कुछ मार्गदर्शन होते हैं ना, गाइडलाइंस होते हैं, उसको फॉलो करते ही आपको उसका प्रदर्शन करना होगा। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना। वो विशेष लोग ही काफ़ी उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी कुछ विशेष लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, कुछ घराने ही इन्वॉल्व होते हैं, उसको करते हैं। परंतु जो ये लोक परंपरा है ना, ये लोक परंपरा आम लोग करते हैं। समाज के हर वर्ग इसको कर सकता है, मतलब कर सकता है, परंतु समाज के मतलब
सभी वर्ग के लोग इसको फ़ॉलो करते हैं, जो लोक परंपरा है। देखिए जो भारत क्या है, एक बहुत ही बड़े विविधता वाला क्षेत्र है, तो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग परंपराएँ हैं। इन लोक परंपराएँ हैं, तो उसी को हम लोग लोक परंपरा बोलते हैं। वो इसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप ऐसा ही करेंगे तभी ऐसा होगा, यानी कुछ कमी भी रहेगा तो भी हो जाएगा। लोग देखी-देखा भी करते हैं ना, एक का देख के दूसरा भी करने लगता है, जैसे कोई बाजा बजा रहा है तो कोई दूसरा उसको देख के बाजा बजाने लगेगा ना, ये लोक परंपरा है। लोग एक-दूसरे को देख के फॉलो करते हैं, परंतु जो शास्त्रीय है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना? और उसके उसका सर्टिफ़िकेट भी पहले लेना लेना पड़ता होगा, ओके? गाइडलाइंस होता है, उसको फॉलो करना होता है, तभी जाके उसका वो वाला आप कर सकते हैं, शास्त्रीय नृत्य कर सकते हैं, परंतु लोक जो परंपरा में होता है, वो आसानी से कोई भी एक-दूसरे का देख के कर सकता है। तो ये दोनों शब्द है लोक परंपरा और शास्त्रीय। ये दोनों का अंतर आपको याद समझ आना चाहिए। देखिए, हम बात करेंगे छकरी के बारे में पहले, के बारे में छकरी। देखिए ये छकरी जो है, यह एक समूह गीत है। क्या है? समूह में गीत का गायन किया जाता है, समूह में। देखिए बहुत सारे लोग मिलके आपस में गीत गाते हैं, जैसे सोहर वगैरह गाते हैं ना शादी-विवाह में, ठीक है? वो कुछ उसी टाइप का। जो कश्मीर में क्या है, लोक संगीत है। यह कहाँ पे? कश्मीर में। कश्मीर का क्या है, लोक संगीत है। लोक संगीत मतलब ये शास्त्रीय नहीं है, लोग लोग गाया करते हैं। कोई भी गा सकता है, लोक संगीत है। चलिए ये याद रखिएगा और देखिए हमें जो जो ये शास्त्रीय नृत्य है और जो लोक नृत्य है, लोक परंपरा है, जो शास्त्रीय परंपरा है, उसमें एक मैं अलग से वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा जब आर्ट एंड कल्चर का जब भाग पढ़ाऊँगा ना, अपनी इसमें जब हिस्ट्री का लेक्चर अपलोड करना शुरू करूँगा, तो उसमें मैं इसको पढ़ाऊँगा। ओके? तो देखिए, तो इसमें क्या है, यह कश्मीर में कश्मीर की लोक संगीत है और नूत, ठीक है? नूत एक मिट्टी का बर्तन होता है ना, मतलब मिट्टी का एक बर्तन होता है, रबाब, ठीक है? बर्तन या इसे बोलें या वाद्य यंत्र होता था ना, रबाब, सारंगी, तुम्बाकनरी, ऐसे बहुत सारे क्या है, वादन यंत्र हैं जो उसमें बजाए जाते हैं। क्या कहते हैं? बजाए जाते हैं। देखिए, एक और है, अगला हमारा क्या है? पुख्ता, है? पुख्ता, इसे थोड़ा-सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, पुख्ता। ध्यान दीजिएगा ये जो पुख्ता है ना, यह एक कथा है जिसका नाम क्या है? बुर्रा कथा। ठीक है? इसी के गाथा रूप पे एक उच्च कोटि की नाटक शैली है। नाटक शैली है, शैली है, इसी का ये क्या है? मुख्यतः भाग है। चलिए, इसमें जो मुख्य कलाकार होते थे ना, वो लोग क्या करते थे? जो मुख्य कलाकार होते थे, वो लोग गाथा वर्णन के दौरान बोतल की आकृति ड्रम भी बजाया करते थे। वो लोग पहले जो गाते थे, गाथा का जो गाथा, जो नाटक होता था, उसका जब वर्णन करते थे, उसी के साथ एक बोतल की आकृति का क्या होता था? ड्रम। ड्रम वाद्य यंत्र है, एक प्रकार से ना ड्रम होता था, बोतल के आकार का होता था, इसको बजाते थे। इसको क्या करते थे? बजाते थे, इसमें बुक्था में। और देखिए, जो गाथा गायक है, जो गाथा जो मतलब जो नाटक होता था, जो उसको बोल-बोल के गाता था और प्लस जो मंच नायक होता है, जो मंच पे एक बार से जो नायक होता है, जो उसका प्रदर्शन करता था, गाता कोई और था, डांस कोई और करता था। डांस करता था, उससे जो क्या करता था, बहुत सारे श्रृंगार भी किया करता था ना, शरीर को आकर्षक पोशाकों से सजाया हुआ करता था, यानी कि एक प्रकार से हीरो बोल सकते हैं वो था। ओके, तो यह आकर्षक पोशाक भी इसमें पहना जाता था ना, याद रखना है। पोशाक यानी कि ड्रेस, ये ड्रम, ये ड्रेस, ओके। देखिए, दसकठिया, अगला हमारा क्या है? ये तो हो गया मुक्ता के बारे में, अगला है दसकठिया। देखिए, जो दसकठिया है, यह ओडिशा में प्रचलित थी। कहाँ पे? ओडिशा में। यह कहाँ पे प्रचलित है? ओडिशा में। ध्यान दीजिएगा। ये वाला हमारा कहाँ प्रचलित है? आंध्र प्रदेश में ना? कहाँ प्रचलित? आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में प्रचलित है और देखिए जो दसकठिया है, यह ओडिशा में प्रचलित है। ओडिशा में, देखिए, दसकठिया ओडिशा में प्रचलित क्या है?
गाथा गायन शैली है। क्या है? गाथा गायन शैली है। ये भी एक प्रकार से नाटक होता था जिसमें लेकिन इसमें बोल-बोल के लोगों को सुनाया जाता था। मान लीजिए समूह है, समूह में वहाँ पे गए और वहाँ पे गाथा गा के सुना दिए। बोल बोलते हैं ना बहुत गाथा गावत हुआ, तो गाथा मतलब ठीक है वो नाटक के ऊपर होता है जैसे गा कर के लोग सुनाते थे, बोल-बोल के सुनाते थे भजन नुमा। ओके? देखिए कहाँ पे प्रचलित है ये? ओडिशा में। और देखिए जो दसकठिया शब्द है, या काठी दसकठिया जो शब्द है, कठिया, कठिया मतलब काठी, काठी मतलब लकड़ी। कुछ लकड़ी से ही मिलता-जुलता शब्द है जैसे कठिया काठ, काठ मतलब लकड़ी, ना? तो उसी से मिलता-जुलता है जैसे राम थाली नामक एक काष्ठ से बनी एक विशिष्ट संगीत वाद्य यंत्र का नाम है। ये जो दसकठिया है ना, तो इसकी किससे दसकठिया क्या है? काठी, काठी से बना है और राम थाली, तो इस लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र है, जो थाली नुमा होता था जिसे राम थाली का दर्जा दिया गया है। राम थाली यानी जो लकड़ी से बना होता था, दसकठिया का जो ये गाथा शैली है, इसमें काठी का लकड़ी का बना एक राम थाली होता था, जिसको लोग बजाते थे ना संगीत वाद्य यंत्र के रूप वाद्य यंत्र के रूप में। जब ये लोग गाथा गाथा का गायन करते थे, उसी समय इसको थाली को बजाते थे, जो किससे बना होता था? लकड़ी का, काठी का। ओके? प्रस्तुत करते थे ना ये लोग। देखिए, तो इस तरह से जो ये प्रस्तुतिकरण है ना, ये जो ये घसकटिया प्रस्तुतिकरण, इसकी शुरुआत किसने की थी? भक्त दास ने की थी। क्या थे? दास, कोई दास थे, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, कौन है? दास ने की, भक्त दास। चलिए तो इस तरह से हमारा कुछ ये डिस्कशन हुआ, इससे संबंधित जो तथ्य हैं हमने इसको जान लिया और अपने इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। छकरी कहाँ पे? कश्मीर में है। ये देखते ही क्या हो जाएगा? ये वाला गलत हो जाएगा ना? छकरी कहाँ पे है? कश्मीर में है। हमने अभी सबसे पहले यहीं पे देखा, कश्मीर में। ये क्या हो जाएगा? पहला गलत है, पहला इसमें है, इसमें ये गलत। दूसरा बुक्था, बुक्था कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, इसका आपने यहाँ पे ज़िक्र किया है, आंध्र प्रदेश में है। ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा दसकठिया कर्नाटक में, कर्नाटक में नहीं, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये कहाँ पे था? कश्मीर में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 2 क्या है? केवल बी क्या है? सही है। ठीक है, केवल बी सही है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए जो ये कठपुतली डांस है ना, ये हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? राजस्थान में प्रचलित पुतली कला, पुतली कला, कठपुतली जिसे बोलते हैं, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोलाकार मुख, गोलाकार मुख, छोटी-छोटी आँखें और पतले होंठ। कठपुतली कठपुतलियों की मुखाकृति कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। ओके, पहला ही कथन ये। दूसरा, कठपुतली कठपुतली पुतलियाँ लंबा पुछला लहंगा पहनती थीं। कैसा? लंबा पुछला लहंगा। क्या पहनती थीं? लहंगा। और इनके पैर में जोड़ नहीं होते हैं, पैर में जोड़ नहीं होते हैं। चलिए, तो ये 2 कथन है, हम पहले सबसे क्या करेंगे इससे संबंधित जो कथन है उसको देखेंगे, तथ्य हैं उसको देखेंगे। देखिए जो राजस्थान में ना, राजस्थान में जो परंपरागत कठपुतली डांस है, अभी भी विकसित अवस्था में है ना, अभी ज़्यादा अभी भी ये क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है। देखिए, राजस्थान के क्या है? परंपरागत डांस है, लोक नृत्य एक प्रकार से बोल सकते हैं, परंतु कुछ विशेष वर्ग के लोग ही इसको करते हैं, जैसे मान लो जो प्रशिक्षित होते थे। कठपुतली डांस क्या है वहाँ की? परंपरागत कठपुतली, जिसे कठपुतली भी कहते हैं। चलिए, हम इससे संबंधित तथ्य हैं उसको देखना शुरू करते हैं। तो कहाँ पे? राजस्थान में प्रचलित है। राजस्थान में क्या है? प्रचलित है और काठ के एक एकल टुकड़े यानी लकड़ी, काठ मतलब लकड़ी, लकड़ी के एक-एक टुकड़े को काट करके तराश करके इसको बनाई जाती है, यानी कि कठपुतली बनाई जाती है। पुतली, पुतली, पुतला, पुतली बनाई जाती है, ठीक है? उसमें रंग-बिरंगे कपड़े भी पहनाए जाते हैं, उसको रंग दिया जाता है, बड़े-बड़े गुड़ियों की माला-वाला पहनाया जाता है। तो उसको जैसे एक मानव होता है ना, मानव मनुष्य तो सजता है, उसी तरह से उसको भी सजा दिया जाता है। लकड़ी से ही उसको उसमें अलग-अलग कपड़े, ठीक है ना? जो गहने वगैरह पहना के उसको सजा दिया जाता है। देखिए, वेशभूषा और जो उसके कुछ जो उसकी वेशभूषा है और मुकुट है, सर पे मुकुट वगैरह जो मध्यकालीन जो राजा-महाराजा हुआ करते थे, उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलता-जुलता है और ये आज भी आज भी क्या है यहाँ पे प्रचलित है, राजस्थान में। देखिए जो
तो यह जो कठपुतली होता था ना, इसके माध्यम से लोग गाना गाते थे। जो गाना गाने का जो सार होता था ना, उसका जो अर्थ होता था, उस अर्थ के उसके धुन के आधार पर के जो इसमें एक कलाकार होता था, विशेष रूप से एक कलाकार जो अपनी अंगुलियों में, 5 अंगुलियों में यानी 2 अंगुली या 5 अंगुली में धागों के माध्यम से कठपुतली को ऐसा सेट किया रहता है, धुन के आधार पे, गाने के आधार पे उस कठपुतली को नचाता है, घुमाता है। विशेष है ना, घुमाता रहता है उसको। उसको मतलब समझ में आया? अगर कोई नाटक का मंचन किया जा रहा है, तो नाटक के तो उस कलाकार कौन है? कलाकार तो कोई पुरुष रहता है, वो छिपा रहता है पर्दे के पीछे। परंतु जो कठपुतली है, वो सबको दर्शक के सामने दिखती है। दर्शक के सामने दिखती है और उस कठपुतली को अपनी उँगलियों के सहारे यानी जो धागे बाँधे हुए हैं, उसके सहारे उसको धुन के आधार पर या जो नाटक है, नाटक के आधार पे जो प्रदर्शन है, उसको किया करता है। तो वो कठपुतली उसका प्रदर्शन आगे करते हैं। हाँ? देखिए, तो जो कठपुतली है, वो उसमें क्या करती है? लंबा लहंगा पहनती है। पैर में क्या होती है? लहंगा पहनती है। लहंगा पहनाया जाता है किसको? कठपुतली को। अब देखिए, जो जो जिसका क्या बोलते हैं? पुच्छल, पुच्छल, वो क्या बोलते हैं? पुच्छल लहंगा, पुच्छल लहंगा। अब देखिए और इसके पैर में ना, पैर जो होता है सिंपल होता है, उसमें कोई जोड़ नहीं होता है। जोड़ नहीं होता। कहाँ पे? पैर में। ओके? कोई जोड़ नहीं होता है। देखिए जो इसमें जो पुतली होता है, कठपुतली, कठपुतली का जो आँख होता है ना, वो मछलियों के समान होता है। मछली के जैसे बड़े-बड़े आँख होते हैं ना, मछलियों के बड़े-बड़े आँखों के समान होता है। अंडाकार उसका मुँह कैसा होता है? अंडानुमा होता है और कमानी, जैसे कमानी होता है ना, कमानी जैसे ट्रक-व्रक में जैसे नीचे लगा होता है ना, गोल लंबा कमानी, कमानी जैसे बड़े-बड़े ओंठ होते हैं। तो कुछ मुखाकृति भी इसकी कुछ बहुत विशिष्ट देखने में थोड़ा-सा अजीब लगता है। अब देखिए जो इसकी जो संचालक होता है वो अपने उँगलियों में धागों के माध्यम से बाँधा रहता है, सेट किया रहता है। वो ऐसे-ऐसे अपनी उँगलियों को घुमा करके उसका प्रदर्शन उससे कराता है। हाँ, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसी मतलब गाना पे भी इसको प्रदर्शन किया जाता है और नाटक का मंचन किया जाता है, गाथा का मंचन किया जाता है, उसमें भी इसका प्रदर्शन किया जाता है। अब देखिए मतलब संगीत में भी और गाथा गीत में भी एक कठपुतली का एक विभिन्न अंग है। पुतली उसी पे अपना प्रदर्शन करते हैं। देखिए जो कभी-कभी कठपुतली का जो संचालक है, उसको काफ़ी व्यापक प्रभाव देने के लिए विभिन्न ध्वनि प्रभावों के साथ गाथा गीत, संगीत भी किया जाता है ना। मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ और इसमें जो जब इसका कठपुतली का प्रदर्शन किया जाता है, तो इसमें ऐतिहासिक कथाओं यानी कि लोगों को जागरूक भी किया जाता है इसके माध्यम से। मेरी जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में 12th में तो मेरे स्कूल में आया था ना, कठपुतली डांस वहाँ पे कराया गया था, बहुत अच्छा लगता था। देखिए, जो प्रेम कथाओं का भी वर्णन किया जाता है। प्रेम कथाएँ, दंतक कथाएँ और भी बहुत सारे जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उसका जो प्रदर्शन किया जाता है, तो उसमें कठपुतली डांस कठपुतली जो यह शैली है, इसका प्रदर्शन किया जाता है इसके माध्यम से। ओके? तो जब इसमें क्या होता है, जैसे गाने का धुन जैसे होता है, नाटक जिस तरह से होता है, उस तरह से वो अपने आप को मोड़ते रहते हैं ना, कठपुतली मोड़ते रहते हैं, उसी के अनुसार अपने आप को बदलते भी रहते हैं। कि ध्वनि के आधार पे ध्वनि ऊँचा होगा तो उसके आधार पे प्रदर्शन करते रहते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये क्या हो गया? जो हमने डिस्कशन किया उसके आधार पे हमारा जो प्रश्न है क्या हो जाएगा इसका? ईपी से हो जाएगा ना? गोलाकार अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, कठपुतली क्योंकि मुखाकृति कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। ओके? छोटी-छोटी आँखें, छोटी-छोटी आँखें, बड़ी-बड़ी आँखें, बड़ी-बड़ी आँखें, तो चलिए ठीक है, छोटी-छोटी आँखें नहीं हैं। गोलाकार मुख तो है, गोलाकार मुख तो है, पतले ओठ, कठपुतलियों के मुख हमसे क्या पूछा है? कौन-सा सही है ना? कौन-सा सही है? तो हमारा ऑप्शन क्या है? बी सही है। ऑप्शन बी क्या है? पुतलियाँ लंबा पूँछल्ला लहंगा पहनती हैं, पैरों में जोड़ नहीं होता है, ये तो सही है। तो पहला क्या है? पहला गोलाकार मुख, गोलाकार मुख, गोलाकार नहीं अंडाकार मुख, कैसा? अंडाकार, अंडाकार परंतु गोलाकार ही वो भी माना जाएगा। अभी देखते हैं, छोटी-छोटी आँखें, छोटी-छोटी आँखें नहीं, मछलियों के नुमा जैसे क्या है? बड़ी-बड़ी आँखें, बड़ी, बड़ी आँखें और पतले ओठ, पतले ओठ, पतले नहीं, जो कमानी जैसे होता है ना, कमानी, कमानी जैसे क्या? भौं है, भौं। ऊपर जो है ना भौं, भौहें और बड़े-बड़े ओंठ, ओंठ क्या हैं? पतले-पतले नहीं बड़े-बड़े हैं ना, हो सकते हैं पतले बड़े-बड़े, ओंठ कैसे हैं? बड़े-बड़े, ध्यान दीजिएगा और मुखाकृति क्या है? कुछ विशिष्ट लक्षण है, मुखाकृति क्या है? कुछ विशिष्ट लक्षण है।
ठीक है, हमें लग रहा है कि अंडाकार और बड़ी-बड़ी और यहाँ पे आँखें सॉरी होंठ बड़े-बड़े हैं। इसी के आधार पे इसको क्या कर दिया गया है, गलत कर दिया गया। पहले को क्या कर गलत कर दिया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए आज का हमारा ये प्रश्न समाप्त हुआ। आज मैंने केवल 6 प्रश्न ही लिए थे और डिस्क्राइब करने के लिए। देखिए, तो हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं आज क्या-क्या हमने सीखा। तो राजस्थान में जो कठपुतली कला है ना, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया, जाना कैसे इसका प्रदर्शन किया जाता है और दसकठिया, पुख्ता, छकरी जो ये लोक परंपराएं हैं उनके बारे में काफ़ी डीप में हमने डिस्कशन किया और उससे संबंधित जो स्थल है उसके बारे में हमने जाना है। और देखिए अगला है हमारा जैन दर्शन जो है उसमें जो देवता का स्थान है उसके बारे में हमने जिक्र किया। वर्ण व्यवस्था का बौद्ध धर्म मान्यता नहीं देता वर्ण व्यवस्था का और जैन धर्म उसका मान्यता उसके बारे में जिक्र किया। देखिए और हमने ज़िक्र किया मराठा जो साम्राज्य था, उसमें चौथ और सरदेशमुखी मुख्य क्या किया जाता था? वसूली किया जाता था, उसके बारे में हमने ज़िक्र किया और सिक्कों के बारे में ज़िक्र किया, उद्योग धंधों के बारे में ज़िक्र किया और मौर्योत्तर काल 200 से लेके 300 ईस्वी के बीच में जो अर्थव्यवस्था था, शिल्प थे, उसमें कैसा उसका स्थान था ना? साटक हो गया जो मथुरा में जो वहाँ पे बस कपड़े का बुनाई किया जाता था, उसको क्या बोला जाता है? साटक बोला जाता है। सिक्कों की ढलाई के बारे में जाना, कुषाण और सातवाहन वंशों के बारे में जो टेराकोटा का स्थान था, उसके बारे में जाना हमने। ते और देखिए, कर्नाटक में जो वीरशैव परंपरा थी, ठीक है ना? ये क्या अ, धर्म है ना, वीरशैव धर्म है, उसके बारे में हमने जाना, वीरशैव धर्म के बारे में जाना, ओके। तो इस तरह से आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ है। आशा करता हूँ आप इसको एन्जॉय कर रहे हैं और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारा जो ये टारगेट वीडियो ना, मंथली टारगेट वीडियो जो आ रहा है, इसको आप फॉलो अगर कर रहे होंगे तो काफ़ी बेस्ट है और आशा करता हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ज़रूर फॉलो करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, जो 6 वो प्रश्न था ना, 6 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न सही किया है? कितना प्रश्न सही किया है? उस तरह से भी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे धन्यवाद देना मत भूलिएगा, ठीक है ना? इससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है थोड़ा। चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।